चलो दोस्तों, आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो बेसिकली टीचिंग कॉन्सेप्ट और नेचर से डिस्कस करेंगे, यानी शिक्षण अवधारणा और प्रकृति से। इसमें 2 लेक्चर आ भी चुके हैं, तो उनको आप पढ़ सकते हैं। हालांकि वो पर्याप्त नहीं है ये पूरे क्वेश्चन को हल करने के लिए, लेकिन एक क्वेश्चन सीरीज है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो ये महत्वपूर्ण होगी। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है, यानी बेसिक मॉडल है। कक्षा शिक्षण यानी क्लासरूम टीचिंग का आधारभूत प्रतिमान, बेसिक जो मॉडल है वो कौन सा है। तो इसमें दोस्तों दोनों सही होगा, ए और बी दोनों होंगे, यानी अधिगम का प्रतिमान यानी लर्निंग का जो मॉडल है वो भी, और दिशात्मक मॉडल यानी डायरेक्टिव जो मॉडल है वो। तो दोनों ही जो क्लासरूम टीचिंग होती है उसका ये बेसिक मॉडल है। तो इसमें अधिगम का प्रतिमान और निर्देशात्मक प्रतिमान दोनों होंगे इसमें। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है। यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है। तो ये है कि विषय का ज्ञान होना चाहिए। विषय का ज्ञान होना चाहिए आपको। शिक्षण में वास्तविक रुचि, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप में विषय का ज्ञान नहीं है तो रुचि लेके आप करेंगे क्या। फिर छात्रों को नियंत्रित करने में आत्मविश्वास, वो तो फिर एक्सिलरी चीजें हैं, वो तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको पास विषय का ज्ञान है तो आप क्वालिफाई करेंगे, और क्वालिफाई करेंगे तो ये सब चीजें आ जाएंगी। अच्छा व्यक्तित्व तो ये बाद में बना लेंगे, पर विषय का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये जो सीरीज है आपके लिए चलाई जा रही है, जिससे कि आप विषय का ज्ञान हासिल कर लें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें ध्यान दीजिएगा, नहीं को ध्यान में रखा करिएगा। तो इसमें जो सही कथन होगा ये डी होगा, यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य नहीं। उपरोक्त सभी कथन इसमें सत्य नहीं, इसमें मतलब कोई भी कथन सत्य नहीं। शिक्षण सिर्फ एक कला है, तो शिक्षण सिर्फ एक कला नहीं हो सकती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्रंथ है, साहित्य है। शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, तो ये गलत है। तो शिक्षकों को केवल ट्रेंड नहीं किया जा सकता है, उन्हें और बहुत से तरीके से उनको मोटिवेट किया जा सकता है, उन्हें और बहुत सारी चीजें उनके साथ की जा सकती है। शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं, तो ये पैदाइशी नहीं होते हैं ये भी। तो ये उपरोक्त सभी कथन इसमें गलत है। फिर निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा होना चाहिए। सबसे वांछित यानी मोस्ट डिजायर्ड जो स्किल है वो कौन सी होनी चाहिए किसी भी एक शिक्षक में। शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना, ये पहला है। क्या ये सही है। दूसरा है निर्धारित पाठ्यक्रम का पूरा करना, क्या ये सही है। शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से रिलैक्स रखना, और कक्षा की गतिविधि के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करना। तो ये तो कहीं से कहीं तक हो नहीं सकता कि उच्च अधिकारियों को सूचित करना ये वांछित गुण नहीं हो सकता है। फिर शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से रिलैक्स करना, ये हो सकता है, लेकिन ये मोस्ट डिजायर्ड नहीं। फिर निर्धारित पाठ्यक्रम का पूरा करना, ये भी महत्वपूर्ण वांछित कौशल होना चाहिए, लेकिन मोस्ट डिजायर्ड नहीं। मोस्ट डिजायर्ड क्या हो सकता है कि शिक्षक द्वारा कही गई बात बच्चों की समझ में आए। जब कोई शिक्षक है, टीचर है, जब उसकी बातें छात्र तक पहुंचती हैं तभी एक इफेक्टिव टीचिंग हो सकती है, इफेक्टिव लर्निंग हो सकती है। ये महत्वपूर्ण है। फिर अब इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो स्मृति स्तर, शिक्षण का स्तर जो स्मृति या मेमोरी लेवल पे होता है, उसकी वकालत कौन करता है, उसकी वकालत कौन करता है। तो ये सीधे सीधे मिलाना है। हार्वर्ड स्पेंसर करते हैं, या सॉरी हार्वर्ड करते हैं, हार्वर्ड। फिर ग्रहणशील स्तर, तो ये है, ये मॉरिसन का है। और विचारशील स्तर यानी थिंकिंग लेवल का जो अध्ययन होता है या लेवल होता है, ये हंट के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया। चलिए फिर ये मतलब ये मेमोरी लेवल है, ये ऑब्जर्वेशनल लेवल है, ये थिंकिंग लेवल। तो मेमोरी लेवल से हार्वर्ड रिलेटेड है। फिर ऑब्जर्वेशन लेवल से मॉरिसन, और विचारशील स्तर से हंट। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम, शिक्षण के स्तरों का सही क्रम है। तो ये पहला स्मृति स्तर होना चाहिए, फिर बोध स्तर होना चाहिए, और फिर चिंतनशील होना चाहिए। तो इसमें ए होगा। आप मेमोरी लेवल पर चीजों को पढ़िए, फिर आप उसका बोध कीजिए, और फिर आप उस पर थिंकिंग करिए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्वतंत्र चर है। स्वतंत्र चर कौन हो सकता है इसमें। तो इसमें जो स्वतंत्र चर है दोस्तों, ये
शिक्षक ये एक इंडिपेंडेंट चर होता है, स्वतंत्र चर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी, अब शिक्षार्थी तो ये शिक्षक पर ही निर्भर करता है, संस्थान भी अगर शिक्षक नहीं रहेंगे तो कैसे, और माता पिता भी शिक्षक पर ही निर्भर करते हैं अगर उन्हें अपने बच्चों को सिखाना पढ़ाना है तो। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए? कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा, इसमें दोस्तों कौन सी विधि होनी चाहिए? ये विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल और सिंथेटिकल दोनों विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। एनालिटिकल और सिंथेटिक दोनों विधियों को। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये 9वां क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो संपूर्ण से शिक्षण सूत्र है ये और मुख्य प्रतिपादक, तो संपूर्ण से अंश यानी फ्रॉम होल टू पार्ट, ये किसका है? ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की ओर है, ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है ये, कि आप पहले सब कुछ बता दीजिए फिर एक एक पार्ट को खोलना स्टार्ट करिए, होल से पार्ट की तरह। तो ऐसा होता है कि शिक्षक पहले ओवरव्यू देता है सभी चीजों का, फिर एक एक पार्ट को खोलना स्टार्ट करता है। स्वाध्ययन यानी सेल्फ स्टडी ये डाल्टन का है, डाल्टन का। और भावना का प्रशिक्षण ये मोंटेसरी और फ्रोएवेल का है, मोंटेसरी और फ्रोएवेल का है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है, तो ये सी होगा। यह विज्ञान और कला दोनों, यह विज्ञान भी है यानी ये साइंस भी है। शिक्षण क्या है? टीचिंग एक साइंस है और एक ये आर्ट भी, आर्ट, ये दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के तीनों स्तरों को दर्शाता है? तो शिक्षण के तीनों स्तरों को दर्शाने वाला जो क्रम है वो है, तो इसमें बहुत सारे विकल्प दिए हुए हैं। तो इसमें शिक्षण का स्मृति स्तर ये पहले स्तर को दर्शाएगा, शिक्षण का बोध स्तर ये दूसरे स्तर को दर्शाएगा, और शिक्षण का चिंतनशील स्तर ये थर्ड स्तर को दिखाएगा। तो 1 2 3 ये होगा ये नंबर। निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है? आधुनिक समय में जो मुख्य परिवर्तन शिक्षण में यानी टीचिंग में देखने को मिल रहा है वो क्या है? यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड हो रही जा रही है। स्टूडेंट को क्या चाहिए उस पर ध्यान दिया जा रहा है। जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित यानी सेल्फ डायरेक्टेड होता है, शिक्षार्थी इन द सेंस की जो स्टूडेंट होता है, तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए, ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए हम लोग एंड्रागोजिकल शब्द का प्रयोग करते हैं, एंड्रागोजिकल शब्द का प्रयोग करते हैं, एंड्रागोजिकल शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर शिक्षार्थी आत्म केंद्रित है, सेल्फ डायरेक्टेड है, अपने से उसके अंदर मोटिवेशन आ रहा है, तो यह है एंड्रागोजिकल। फिर निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। निम्नलिखित में से कौन सा या लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होने चाहिए? तो ऐसे उद्देश्यों में कौन से लक्षण होने चाहिए? उपरोक्त सभी। इसमें स्पेसिफिक चीजें होनी चाहिए, दूसरा ध्यान देने योग्य ऑब्जर्वेबल चीजें होनी चाहिए, और मापने योग्य, हम ऐसी चीजों का अध्ययन करें जिसे हम माप सकते हैं, जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और जिन्हें हम एक सीमित दायरे में केंद्रित कर सकते हैं। तो अगर आप निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं, इसमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। तो इसमें तीनों लक्षण होने चाहिए कि आप जो बातें बोल रहे हैं वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जनरल बातें बोल रहे हैं और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है किसके लिए। अगर आप कक्षा 10 के छात्रों को बोल रहे हैं तो स्पेसिफिक करिए। फिर ध्यान देने योग्य हो, ऐसी चीजें आप लिखिए कि लोगों को या बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए या आसानी से वो ग्रैब कर सकें चीजों को। नोटिस बोर्ड वगैरह में लगाइए। फिर आप उनको मेजरमेंट के साथ उसको दीजिए कि इतने समय में इतना सिलेबस तैयार करना है या पेपर है, तो आप मेजर भी कर पाए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है? तो इसमें जो सही आंसर होगा बी होगा, कि शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है। ये गतिशील जो डायनेमिक टीचिंग होती है उसके संदर्भ में ये सही। शिक्षक एक स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, और छात्र ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। फिर निम्नलिखित में से शिक्षण स्तर में से कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला व स्वतंत्र होना चाहिए? कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला एवं स्वतंत्र होना चाहिए?
तो इसमें चिंतनशील जो स्तर है, अगर आप थिंकिंग जो प्रोसेस होती है, थिंकिंग लेवल होती है लर्निंग की, उसमें आपको एक ओपन और इंडिपेंडेंट वातावरण चाहिए होता है। ओपन क्यों? क्योंकि आप नए-नए विचार गढ़ सकें, नई-नई चीज़ें ला सकें। स्वतंत्र होना चाहिए कि आप पे ऊपर कोई प्रतिबंध ना हो कि नहीं आप ये नहीं बोल सकते, आप वो नहीं बोल सकते। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो थ तभी ना आप चिंतन कर पाएँगे। अगर आपके थिंकिंग पे प्रतिबंध लगा दिया गया, आप ओपनली नहीं सोच पा रहे हैं, तो फिर तो आप क्या ही सोच पाएँगे। पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका जो आंसर होगा बी होगा। ये है शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने व अन्य अनुभवों का आयोजन करना। पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ है शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना। फिर संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण। तो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण ये बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा ये दिया गया था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है? तो जो कॉन्सेप्ट है, या सॉरी कॉन्सेप्ट नहीं, एप्लीकेशन, जब हम कोई चीज़ सीख लेते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं, तो ये जो एप्लीकेशन शब्द है, ये पहले से इसके सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को दर्शाता है कि हम कोई चीज़ सीखते हैं, कोई नया फॉर एग्जाम्पल हमने कोई फार्मूला सीखा, अब हम उसको अप्लाई करेंगे और उससे अपने गणित के जो गणित के जो क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। तो ये है कि हम सीखी हुई चीज़ों को प्रयोग कर रहे हैं। निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? उच्चतम स्तर कौन सा है? तो मूल्यांकन, ये इवैल्यूएशन, ये संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर है, मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है? कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है? तो ये है शिक्षक केंद्रिक, यानी टीचर सेंटर। अगर चीजें टीचर सेंटर हैं तो इसका मतलब है कि अब टीचर के पास तो अथॉरिटी होती है, तो ये अथॉरिटेरियन काइंड ऑफ थिंग हो गई। क्यों? क्योंकि आप बच्चों की नीड के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे, शिक्षा की क्या नीड है उसके हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें तो जो शिक्षक हैं, सॉरी इनमें जो बच्चे हैं उनका तो कोई से ही नहीं है, उनकी तो कोई बात ही नहीं मान रहा है, तो फिर ये अथॉरिटेरियन ना होगा। तो यही बात। फिर इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें जो सही विकल्प होगा दोस्तों बी होगा, यानी क्रिया करके सीखना। ये क्या है? ये जो बातें हैं ये हम व्यवहारवाद में देखते हैं कि हम कोई क्रिया करेंगे, कोई एक्टिविटी करेंगे और फिर हम सीखेंगे। तो ये है बेसिकली हिट एंड ट्रायल, मतलब आप पहले लर्न करिए, फिर उसको पहले कोई एक्टिविटी करिए, फिर लर्न करिए। ये व्यवहारवाद से रिलेटेड है, व्यवहारवाद से रिलेटेड है ये। फिर नेक्स्ट है पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा। तो हम अपने एनवायरनमेंट से जब शिक्षा लेते हैं तो ये प्रकृतिवाद हो जाता है, नेचुरलिज्म हो जाता है। सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति, ये क्या है? सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति, ये है आदर्शवाद, आइडियलिज्म। और यह दुनिया जिस रूप में है अब और यहाँ है, यह दुनिया जिस रूप में है अब और यहाँ है, ये यथार्थवाद देखता है कि दुनिया को आप जैसी है, व्हाट इज है, या जैसी है एज इट इज देखिए, और जो कुछ है अब यहाँ और अभी है। फिर बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं? तो बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं? तो ये किस ज्ञान के द्वारा होंगे? सोचिए आप लोग। तो इसमें होगा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, यानी कॉग्निटिव डोमेन। जो इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंस की जो स्किल होती है ये कॉग्निटिव डोमेन पर प्रतिबिंबित होते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है? दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है। तो इसमें होगा भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावनात्मक यानी अफेक्टिव डोमेन के द्वारा मूल्यों, हितों और दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयत से ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित? तो शारीरिक कौशल से है मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, यानी साइकोमोटर डोमेन, ये शारीरिक कौशल से संबंधित है। फिर अब इसमें तो 3 क्वेश्चन और बच गए हैं तो उसको भी देख लेते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है? संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। तो इसमें होगा ए, किसी विशेष विषय का वर्णन करना। यह है संज्ञानात्मक कॉग्निटिव लेवल पर चीजें हो रही। हम किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं या उसके कोई क्रिएशन नहीं कर रहे हैं, केवल जो है उसको वर्णित कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये कॉग्निटिव लेवल का ज्ञान है। निम्नलिखित में से किसको शिक्षण के संदर्भ में मनोसंचालित साइकोमोटर डोमेन के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है? तो साइकोमोटर डोमेन के रूप में किसको लिया जा सकता है? प्रयोग करना यानी एप्लीकेशन पर जब चीजें आ जाती हैं तो ये है साइकोमोटर डोमेन। फिर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है इसमें। तो शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है, ये कथन गलत है। शिक्षा और शिक्षण दो अलग अलग चीजें होती हैं। हमने देखा था कि शिक्षण और शिक्षक, तो शिक्षण एक कला भी है, एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। शिक्षा के बारे में जब हम लोगों ने शुरू में मतलब जो लेक्चर है, पहला लेक्चर हमने लिया था, उसमें शिक्षा के बारे में बताया था। तो ये दोनों चीजें एक ही अवधारणा नहीं, दोनों अलग अलग अवधारणा है। तो ये कथन असत्य है। शिक्षा और शिक्षण में अंतर है, तो सही है। शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान की तुलना में एक व्यापक शब्द है। तो शिक्षा में सभी चीजें आ जाती हैं, शिक्षण भी आ जाता है, प्रशिक्षण भी आ जाता है, अनुसंधान भी आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है? विशेषज्ञता को कौन सा दर्शाता है? तो ये है उपरोक्त सभी अवधारणाओं का ज्ञान होना चाहिए आपको। फिर आपका जो टीचिंग स्किल है वो कैसी है, और निर्णय लेने का कौशल, ये सभी चीजें विशेषज्ञता को दर्शाती हैं। इसमें आप इन पैरामीटर्स पर आप कितना खरे उतर रहे हैं, ये आपकी विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन को दर्शाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त है? तो इसमें जो है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त है? जो कठोर अनुशासक है, ये तो सही है, आप हो सकते हैं अनुशासक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके शिक्षण में कोई रुचि नहीं है, ये सबसे गलत चीज है। आपकी रुचि ही नहीं है शिक्षण में, तो फिर काहे का शिक्षण? जो अपने विषय को अच्छी तरह जानते हैं तो डिजायरेबल है, जो नैतिक मूल्यों को सिखाता है ये भी अच्छी चीज है। लेकिन जिसके शिक्षण में कोई रुचि नहीं है, ये सबसे अनुपयुक्त है। सबसे अनुपयुक्त व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है किसी भी शिक्षण के दृष्टिकोण को लेकर। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को टीचिंग से रिलेटेड डिस्कस किया है। तो इस प्रकार के और क्वेश्चन को हल करने के लिए दोस्तों आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये जो सीरीज है, जो मैंने बीड़ा उठाया है, ये पेपर फर्स्ट को पूरा कराने का वो सफल हो सके। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी दोस्तों और अच्छी, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दीजिए। तो चलिए मिलते हैं, होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।